आज हम लोग इस लेक्चर में इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी से पैसे लेते हैं, उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं या बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, तो हमें, अगर हमने बैंक से उधार लिया, लोन लिया, तो जितना हमें मिलता है, लेते हैं हम, उससे अधिक हमें बैंक को देना पड़ता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि देखिए, अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं कि उत्पादन के अलग अलग साधन होते हैं। तो उत्पादन के जो साधन होते हैं, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन का एक साधन पूंजी होता है। तो पूंजी जो होता है वो भी उत्पादन करता है। तो उत्पादन करना मतलब उससे उसको इनकम होना चाहिए, जो पूंजी लगाता है उसको इनकम होना चाहिए। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को हमको उससे जो हमने पूंजी लिया या उसको मूलधन कहते हैं, जो हमने लिया, उसके बदले उसको इंटरेस्ट देना होता है, ब्याज देना है, उसको हम लोग ब्याज कहते हैं। तो आइए हम लोग, और ब्याज दो तरह के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आइए हम लोग दोनों इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं। सर, विंदु प्रधान जी का ऑडियो ऑफ कर देते हैं, वो डिस्टर्ब कर रहा है। इसीलिए हम थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं कि सभी बच्चे ज्वाइन कर लें, लेकिन तो देखिए, ब्याज दो तरह के होते हैं। एक साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ब्याज को इंग्लिश में आप इंटरेस्ट बोलते हैं, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। जो सपोज हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं कि बैंक से हम लोन ले रहे हैं, बैंक हमको लोन दे रहा है, उधार दे रहा है, तो जितना बैंक ने हमें दिया, जितना हमने लिया, उसको मूलधन कहते हैं। मूल मतलब ओरिजिनल, और इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। इसीलिए जब फॉर्मूला वगैरह में आप यूज करेंगे तो इसके लिए पी यूज होता है। जो मूलधन के अलावे हम उनको पैसा देते हैं वो ब्याज होता है, और उसको इंटरेस्ट कहते हैं अंग्रेजी में। और इसको जब फॉर्मूला आप यूज करिएगा तो आई यूज होता है। समय, कितने समय तक आपने उनको पैसा, पूरा पैसा नहीं लौटाया, तो उसको समय बोलते हैं कि कितने समय के लिए उन्होंने हमें दिया है लोन, और इसको टी कहते हैं। और जिस दर से हम लोग प्रतिशत पढ़ चुके हैं, तो हमेशा आपको जो इंटरेस्ट होगा वो बैंक दर बताएगा कि किस दर से आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो यह जो रेट होगा ये परसेंटेज में होगा। अब और जब मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दीजिएगा तो मिश्रधन होगा। मतलब आपको जितना आपने लिया है मूलधन, लेकिन आपको लौटाना पड़ेगा मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज, यह आपको लौटाना पड़ेगा। और ये इतना जो चीजें अभी हमने पढ़ा, ये इतना, ये दोनों ब्याज में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में समान रूप से लागू होगा। लेकिन देखिए, दोनों में अंतर यह होता है, इसको साधारण और इसको कंपाउंड बोलते हैं। साधारण ब्याज में जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, जिसको पी आप बोलते हैं, वो सेम रहता है, समान रहता है। जितना पैसा आपने लिया उतना ही पे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, चाहे आप 50 साल तक
पैसा पूरा नहीं लौटाए हैं, आपको 50 साल के लिए भी लोन दिया गया, तो इसी तरह से जितना आपने लिया है उसी पे लोन के इंटरेस्ट ब्याज कैलकुलेट होगा। तो इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो पी होता है, पी मतलब जिसको मूलधन आप बोलते हैं, जिस पर कि ब्याज कैलकुलेट होता है, ये समान नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए हमने बैंक से 1 लाख रुपए लोन लिया, और उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 1 साल में वो 10% इंटरेस्ट लगाता है, तो पहला साल के अंत में उसका ब्याज हो जाएगा 1,000 रुपया, सॉरी 10,000 रुपया। 1 लाख रुपया हमने लोन लिया है, 1 लाख में 100,000 होते हैं, तो 10% के हिसाब से साल के अंत में 10,000 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा। तो जब दूसरा साल का शुरुआत होगा, तो दूसरा साल के लिए जो पी बन जाएगा, जो मूलधन बन जाएगा, वो बन जाएगा 1 लाख रुपया प्लस 10,000 रुपया। जो ब्याज था वो भी सर आवाज नहीं आ रही है। मूलधन में जुड़ गया, इसलिए इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। उसके साथ मिलके वो कंपाउंडिंग हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब वो कितने में कंपाउंडिंग होगा? जैसे मान लीजिए कि मैंने बोल दिया कि साल भर में, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं होता है कि साल भर में। आप जानते हैं कि बहुत सारे भारत में साहूकारी प्रथा रहती है, बहुत जगह लोग गांव में इंटरेस्ट लेते हैं, आप सुनते होंगे कि कितना ज्यादा पैसा इंटरेस्ट लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो ये एक अवधि होता है, इसको बोलते हैं कन्वर्सन पीरियड, रूपांतरण अवधि, कि कितने समय के बाद जो ब्याज होगा उसको मूलधन बनाया जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि यह वार्षिक है, वार्षिक, तब तो साल में एक बार बनाया जाएगा जैसे हमने उदाहरण दिया। लेकिन मान लीजिए कि अर्धवार्षिक है, इसको अर्ध कर दीजिए, अर्धवार्षिक, तो 6 महीना में ही जितना इंटरेस्ट होगा उसको जोड़ दिया जाएगा। तो लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि हम वही बातें करें कि 1 लाख रुपया हमने लिया, 1 लाख रुपया हमने लिया, अब सपोज अर्धवार्षिक है, ये जो रूपांतरण अवधि है 6 महीना है, 6 महीना में होना है, तो साल भर में रूपांतरण संख्या कितना हो जाएगा? कितना बार वो कन्वर्ट होगा साल भर में? 2 बार होगा, 2 बार होगा। तो अगर हमारा इंटरेस्ट रेट 10% था, तो अब आर जो यहां होगा ये 10/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि 6 महीना में इंटरेस्ट 5% ही उसका होगा। और लेकिन जो एन है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो 1 साल में पहले रूपांतरण 1 बार होता था, अब 2 बार होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे यूज करेंगे। तो इतना हम लोग रूपांतरण अवधि क्या है और रूपांतरण संख्या क्या है समझ लें। जैसे अभी 1 लाख था, तो 6 महीना में, 6 मंथ्स में इसका इंटरेस्ट हो जाएगा 5,000। हमने 5,000, हमने बोला कि 10% इंटरेस्ट है पर ईयर, 1 साल में, तो 6 महीना में 5 होगा, तो 5,000 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जब 6 महीना, दूसरा 6 महीना के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें पी जो है वो हो जाएगा 1,05,000, ऐसे होगा। तो देखिए, जो साधारण ब्याज होता है उसको कैलकुलेट करने का तरीका, ये ब्याज होता है, आप जानते हैं, हमने बताया कि इसको इंटरेस्ट कहते हैं, और इसका जब सिंबल यूज करिएगा तो यह होगा। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। और दर क्या चीज में होगा? परसेंटेज में होगा। और समय परसेंटेज पर साल, कि 1 साल में कितना परसेंट लगता है, और समय वर्ष में होगा, कितना साल। अब मूलधन रुपए में होगा। अब जैसे हमने वहां बात किया, मान लीजिए साधारण ब्याज में भी आपको कह दे कि 10%
का इंटरेस्ट वार्षिक नहीं होकर अर्धवार्षिक है, मतलब 6 महीने में लगता है 6%। सपोज अगर ऐसा दे दे तो इसमें क्या करना होगा, यहाँ जो समय है उसमें अगर आपको जितना भी ईयर है 5 ईयर है मान लीजिए, तो समय आपको कितना बनाना पड़ेगा, टी बराबर हो जाएगा 5 गुना 2 10 अर्धवार्षिक। तो मतलब ये कन्वर्जन नंबर 2 हो जाएगा, है ना? हाँ हाँ ठीक है, तो इसमें टाइम में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यह होता है। और मिश्र धन आप जानते हैं कि एज यूजुअल मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो अब आइए एक प्रॉब्लम देखते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपए को बी को दिया और कितने दिन के लिए, 3 साल के लिए, और 6,000 रुपए सी को 4 साल के लिए दिया, और दोनों को एक ही साधारण ब्याज पे दिया है, ब्याज का दर जो है वो सेम है। इस दोनों को मिलाकर 5400 रुपए ब्याज मिलता है। ब्याज का दर क्या है? अब देखिए इसमें जानबूझकर, जैसे इसमें आपको समान समय नहीं दिख रहा है कि समय कितना दिया हुआ है। दूसरा चीज आपको समय दिया हुआ है, आपको ये नहीं ये दे रहा है कि इसका जो ब्याज का दर है वो आपको क्या निकालना है, वार्षिक, अर्धवार्षिक, या जैसे प्रॉब्लम भी इसमें लिखेगा। मान लीजिए कभी आपको आएगा परीक्षा में प्रॉब्लम में, तो हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि आपको लिखे कि 5% वार्षिक ब्याज मिलता है। तो उस समय जहां नहीं दिया हुआ है तो ब्याज को आप वार्षिक मान लें हमेशा, अगर दिया है तो फाइन, उसके मुताबिक आप कैलकुलेट करें। तो अब देखिए यहां क्या दिया है, 2 लोगों को इंटरेस्ट दिया है, और दोनों का जो इंटरेस्ट आया उसका आपको सम दिया हुआ है, I1 प्लस I2 का सम 5400 रुपए। अगर बी से उसको इंटरेस्ट को हमने लिखा है कि I लिखते हैं, तो I लिख रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये I1 हुआ जो उसको इंटरेस्ट बी से मिला, और सी से मिला उसका इंटरेस्ट I2 हुआ। अब फॉर्मूला यही होता है कैलकुलेट करने का, तो हम I1 कैलकुलेट करेंगे। तो मूलधन देखिए उसने कितना पैसा दिया है, 10,000 रुपए। कितने समय के लिए दिया है, 3 साल के लिए, और किस दर से दिया है वो हमको निकालना है। तो उसके जगह हमने R लिख दिया। हमने यहां बात किया, देखिए R, दर को रेट कहते हैं इसलिए R लिख दिया, और बटा में 100, इसको सोल्व कर दिया तो ये हो गया 300 R। अब उसी तरह I2, सी से उसको अगर I2 इंटरेस्ट मिला तो उसका वैल्यू कितना होगा, मूलधन के जगह पे देखिए 6,000 है, और टी के जगह पे 4 साल है, और रेट हम निकाल रहे हैं। तो इसका रेट भी चूंकि दिया है कि दोनों का रेट सेम है तो R लिख दिए। इसको सोल्व करिए तो 240 R आ गया। अब ये दोनों को जोड़ना है, क्योंकि कहता है कि पूरा उसको जो इंटरेस्ट मिला वो 5400 रुपए मिला। तो I1 प्लस I2 बराबर 5400। I1 300 R है और I2 200 R है, 240 R है। दोनों को जोड़िए, R कॉमन लीजिए, सोल्व करिए तो ये हो गया 10%। तो इस तरह से 10% आ गया। तो देखिए केवल सिंपल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आने की संभावना कम होती है, आ भी सकता है। तो केवल सिंपल प्रॉब्लम का अगर एग्जाम आएगा में प्रॉब्लम आएगा तो यही होगा कि एक चीज ये होता है और 3 चीजें होते हैं। 4 चीज में से 3 चीज दिया रहेगा, एक चीज आपको निकालना होगा। या कभी मान लीजिए कि इसका रेशियो पर सवाल दे सकता है, तो वो आप कर लेंगे
अदरवाइज प्रैक्टिस करिए, आपका जो अपलोडेड है उसमें काफी प्रॉब्लम अपलोडेड हैं और अच्छे प्रॉब्लम हैं। अब देखिए ये है यह है चक्रवृद्धि ब्याज। इसको हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं एक्चुअली बोल ही नहीं रहा था क्योंकि वो बीच में एडमिट वगैरह करने का चक्कर आ गया था। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग जानते हैं, इसको जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है इसमें हम लोग जानते हैं कि ये जो P है हमने लिया है उतना तो ठीक है, लेकिन जब उसको हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने का तरीका होता है तो हमें ये जुड़ता जाता है। तो देखिए जैसे कैलकुलेट करना है अगर हमको कि, तो इसमें हमेशा कैलकुलेट जो होगा वो मिश्रधन होगा, इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट नहीं होगा। जैसे साधारण ब्याज था उसमें हम लोग ब्याज को अलग से कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला था। यहाँ क्या होगा कि यहाँ आपको मिश्रधन कैलकुलेट होगा और उसमें से जब मूलधन को निकालिएगा तब ब्याज आएगा, उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका मूलधन है वो कैलकुलेशन के लिए चेंज होते रहता है। तो कैसे होता है देखिए, अगर मान लीजिए पहला साल हम एक हाइपोथेटिकल केस मान रहे हैं कि मान लीजिए हर साल उसका इंटरेस्ट का रेट भी बदल रहा है। तो P पैसा हमने रुपया लिया और परसेंट हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए P है और उसको X% से बढ़ा देना है तो कितना हो जाता है 100 प्लस X/100। हम लोग परसेंट वाला में देखे हैं, प्रतिशत में देखे हैं। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि ये जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, जो पैसा हमने लिया है, उसके इंटरेस्ट के कारण वो हर साल अगर हमको लौटाना है मिश्रधन कितना हो जाएगा तो अधिक हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए R1 है पहला साल का इंटरेस्ट, तो 1 प्लस R1/100 वो कुछ नहीं है बल्कि यह जो चीज है यही वाला है। इसको अगर करिएगा सिंप्लीफाई तो ये आएगा 100 प्लस R1/100। तो बेसिकली वही चीज है। तो ये पहला साल में हमारा इतना हो गया, पहला साल के एंड में। अब दूसरा साल के लिए ये पूरा को बढ़ाना पड़ेगा हमें, कितना से, तो फिर अगेन 1 प्लस R2/100 से। फिर तीसरा साल को पूरे को बढ़ाना पड़ेगा 1 प्लस R3/100 से। तो इस तरह से बढ़ते जाएगा। और अगर ये सब बराबर हो जाए R1, R2, R3 और n ईयर्स तक हम इस तरह से करते जाएं तो हमारा हो जाएगा, बेसिकली 2 साल के लिए करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, 3 साल के लिए तो पावर 3 हो जाएगा, तो n साल के लिए पावर n हो जाएगा। तो 1 प्लस R/100 का पावर n, ये आपका फॉर्मूला होता है। और यह जो है वो मिश्रधन है A। तो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि ब्याज कितना हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप जानते हैं कि मिश्रधन इतना हुआ, उसमें माइनस मूलधन जो पैसा आपने लिया था, इसको करिएगा तो
P हो जाएगा। तो इतना P को बाहर करिए दोनों में से, तो 1 + R/100 का पावर n -1, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो बेसिकली ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे। ये चीज आप समझ गए कि ये क्या है। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से अधिक होगा। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से उतना ही समय के लिए उतना ही रेट से अधिक होगा। और अगर ये 2 साल के लिए आपको निकालना है कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज, एक्चुअली n = 2 है। n क्या है हम समझ गए हैं यहाँ पे कि वो कन्वर्सन पीरियड है और r जो है रेट है उतने पीरियड के लिए। तो अगर n = 2 है तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और सिंपल इंटरेस्ट होता है वो दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि वार्षिक कन्वर्सन हो रहा है, वार्षिक रूपांतरण हो रहा है, तो 2 साल में कंपाउंड जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो अधिक हो जाएगा और साधारण ब्याज उससे कम रहेगा। तो दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो इतना होगा। बहुत समय ये सवाल पूछे जाते हैं, तो अलग अलग नहीं निकाल के हम डायरेक्ट कर देंगे R²/100% ऑफ P। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 10,000 रुपए कोई आदमी लोन लिया है और 2 साल के लिए लोन लिया है और सपोज 10% के हिसाब से लिया है, तो उसका जो डिफरेंस आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का वो इतना आएगा। तो यह और यह कैंसिल करिए, तो ये यह आएगा, देखिए यह आएगा। जैसे हमने बात किया कि सपोज कोई आदमी है 10,000 रुपए उसने इंटरेस्ट लिया है और ये P है, R है 10% और टाइम है 2 वर्ष, 10% वार्षिक। तो इस हिसाब से दोनों फॉर्मूला लगा के हम जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि कुछ आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज और कुछ आएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो डिफरेंस होगा R²/100% ऑफ P। तो R²/100% कितना होगा? 10² 10² by 100 परसेंटेज। हाँ इंटू 10,000। तो यह 1 हो गया, इस 100 को कट कर दीजिए तो 100 डिफरेंस हो गया। तो यह फॉर्मूला यह है कि 2 साल के लिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस इतना होगा और 3 साल के लिए ये इतना होगा 3R²/100 प्लस R³/100² ऑफ P। तो इसलिए अगर आप डायरेक्ट इतना निकालिए इतना, तो परसेंट के लिए क्या करना होगा? या तो इसमें 100 से भाग दीजिए या P/100 कर दीजिए।
तो इस तरह से 3 साल के लिए है। इसको आप निकाल भी सकते हैं, यहाँ n = 3 रखिए और उसका फॉर्मूला आप जानते हैं, दोनों माइनस करिए, तो वैसे भी फर्स्ट प्रिंसिपल से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको एग्जाम में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको हटाने के लिए आप इस चीज को याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये सब चीजें फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है और एग्जाम में आपका टाइम प्रीमियम होता है। केवल अब आपको ये नहीं है कि हमें प्रॉब्लम बनाने आना चाहिए, हमें कम समय में प्रॉब्लम को करना आना है और करेक्ट होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से समझिए। अगर P XP हो जाता है y वर्ष में, मतलब जैसे आपको प्रॉब्लम आएगा कि अगर कोई मूलधन 2 वर्ष में या 4 वर्ष में, मान लीजिए 4 वर्ष में दोगुना हो गया, तो P जो था 2P हो गया। 4 वर्ष में दोगुना हो गया, मतलब ये हो गया। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, मतलब आप यहां जो लिख रहे हैं कि P जो है XP हो गया, मतलब 2 × P हो गया। कितने साल में? Y वर्ष में। तो यहां से इसको अगर आप देखेंगे, PP है, मादर जो ब्याज का है, x = 2 है और y = 4 है। तो अब आपसे कहेगा कि 4 साल में दोगुना हुआ, तो 4 टाइम्स 4 गुना कितने दिनों में होगा? तो P जो है 4 गुना का मतलब अभी x का पावर, तो 2 का पावर या 8 गुना कितने दिनों में होगा, कितने साल में? तो देखिए 2 × 2 × 2, 8 हमारा ऐसे होता है, तो 2 का पावर 3P, 8 गुना P होगा कितने दिनों में? तो यहाँ पे ही पावर है, लेकिन यहाँ टाइम के लिए इसको गुना करना होगा। 3 × 4, 12 ईयर्स में। तो ये देखिए जो कंपाउंडिंग होती है, इसका ये ब्यूटी होता है कि इसको 2 साल लगता है 4 गुना होने में, 2 गुना होने में 4 साल लगता है, लेकिन फिर उसको 8 गुना होने में, मतलब 3 टाइम्स होने में, उसका पावर 3 है, ये 12 साल लगेगा। सर हाँ, ये जो आप ये मतलब P = 2³ P वाला जो प्रोसेस है ना, इसको एक बार फिर से बता दीजिए ना, बीच में इधर से किसी की आवाज आ गई थी तो कंसंट्रेशन हट गया था। अभी इसका प्रॉब्लम करेंगे तो क्लियर होगा, ऐसे क्लियर आपको नहीं होगा। ठीक है, ठीक। और R = होता है x का पावर y - 1 × 100%। तो ये फॉर्मूला समझना है, इसका अभी हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। अगर 10,000 रुपए 18% प्रति वर्ष वार्षिक रूपांतरण पर उधार देता है, अगर रूपांतरण अर्धवार्षिक हो तो 1 वर्ष में उसे कितना अधिक ब्याज मिलेगा? तो देखिए फर्स्ट केस में n कितना है? n = 1 है, 1 साल की बात कर रहा है। और r कितना है? r = है 18%, क्योंकि प्रत्येक वर्ष की बात कर रहा है और यहाँ ब्याज का दर वार्षिक दिया हुआ है। तो जो पहला निकालेंगे उसमें ये होता है फॉर्मूला हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट P × 1 + R/100 का पावर n - 1। अगर इसको P से पहले हम ऐसे ब्रैकेट देते हैं, इतना होता है। तो यहाँ n = 1 रखेंगे और R = 18 रखेंगे,
तो ये सोल्व करेंगे तो ये आ गया 1800 रुपए। अब कहता है कि लेकिन उसी को रूपांतरण अर्धवार्षिक हो तो कितना होगा। तो जब रूपांतरण अर्धवार्षिक होगा तो हम लोगों ने देखा है कि R कितना हो जाएगा 18/2, 9%। क्योंकि अगर एक साल में 18% ब्याज मिलता है या देता है तो 6 महीना में ब्याज उसका आधा हो जाएगा। लेकिन जो रूपांतरण का पीरियड है एन है, वो पहले साल में एक बार कंपाउंडिंग होती थी, जो ब्याज होता था वो मूलधन के साथ जुड़ता था। अब साल में 2 बार जुड़ेगा क्योंकि वहां दिया हुआ है। तो एन बराबर 2 × 1, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना टाइम है वो 2 हो जाएगा। तो सर ये समझ में नहीं आया कैसे 2 हो रहा है। देखिए, जो एन होता है और आर होता है, आर अगर प्रतिशत वर्ष दिया है, प्रत्येक वर्ष पे इतना है, तो एन जो होता है वो जितना टाइम ईयर में दिया है, वर्ष में दिया है, उतना लेते हैं। ये अगर वर्ष है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट का रेट है वो प्रति वर्ष है। लेकिन अगर इंटरेस्ट का रेट अर्धवार्षिक दे, अर्धवार्षिक का मतलब कितना हो गया 6 महीना में, तो हमारा जो एन होगा वो नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होगा, जो टी होगा वो कितना होगा 2 × t होगा, क्योंकि अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीना। तो एक साल में कितने 6 महीना होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर मान लीजिए ये रहता कि 3 महीना, तो हमें एक साल में 3 महीना 4 ठो हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए ये हो गया। तो ये फॉर्मूला रख दीजिए और फिर आप डिफरेंस निकालिए। तो आपका पहले 1800 आया था, अब इसका 1881 आ गया, दोनों का ये अंतर हो गया। अब कहता है कि अगर 3 साल और 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लिए अनुपात इतना है, वार्षिक ब्याज का दर क्या होगा। 3 साल का और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लिए अनुपात इतना दिया हुआ है, ब्याज साधारण ब्याज एक्चुअली ये क्या है का अंतर, जो दोनों का अंतर है, जो पहले हम लोगों ने देखा 3 साल में दोनों का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होता है वो इतना होता है 3r² / 100 + r³ / 100²। और 2 साल के लिए दोनों का डिफरेंस इतना होता है, इतना परसेंटेज ऑफ पी, और यहाँ भी परसेंट ऑफ पी। तो ये सब कैंसिल हो गया, क्योंकि अब ये अनुपात में दिया है, अनुपात में इसीलिए दिया है कि ये सब चीज आपका कैंसिल हो गया। और r² / 100 भी ऊपर और नीचे दोनों में है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो आपका प्रॉब्लम सिंपल हो गया। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं तो इस प्रॉब्लम को आसानी से बना सकते हैं। तो ये हो गया। अब कहता है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन 2 वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो यहां दिया हुआ है कि जैसे हम वहां बात किए थे, P कितना हो रहा है x × P, 2 गुना तो x = 2 हो गया, 3 गुना तो 3 हो गया, 4 गुना तो 4 होगा। और कितने समय में, y समय में, रेट r है, तो ये रिलेशन होता है। तो हम देखे थे कि P जो है x⁴ n P बनेगा ny ईयर में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट r है, और r = होता है x⁴ 1/y - 1। ये फॉर्मूले हैं, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा।
अब देखिए, इससे जब कंपेयर करिएगा आपका जो दिया हुआ प्रॉब्लम है उसका, तो P 2 वर्षों में, तो टाइम जो दिया हुआ है वो 2 वर्ष दिया हुआ है, ये y के जगह पे 2 है, 9 गुना हो जाता है, 9 गुना, तो x जो है वो 9 है, तो x यहाँ 9 है और y 2 है। अब आपको r निकालना है, तो r इस फॉर्मूला में रख दीजिए, तो 9 का पावर 1/2 माइनस 1 इंटू 100। अब 9 का पावर 1/2 मतलब होता है √9, तो आप जानते हैं कि √9 का मतलब 3 होता है, तो 3 माइनस 1 2 इंटू 100, तो 200%। अब दूसरा प्रॉब्लम है कि इसी मूलधन को इसी ब्याज दर से 81 टाइम्स होने में, 81 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए 2 वर्ष में 9 गुना हुआ है, तो 81 अगर ऐसे रहता सिंपल, तो 4 साल में 18 गुना होता, 8 साल में 36 गुना होता, लेकिन यहाँ कंपाउंडिंग हो रही है, और कंपाउंडिंग का ये ब्यूटी होता है कि देखिए क्या होता है, XP आप जानते हैं y ईयर्स, तो x का पावर NP यहाँ n इंटू y होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो x 9 है, y 2 है और n 2 है, क्योंकि n 2 क्यों है, अब हमको पूछ रहा है 81 गुना, तो 81 हमको जो पहले दिया था 9 गुना, इसके पावर में लिखना है, तो 9 इंटू 9 मीन्स 9 का पावर 2, तो 81p का मतलब क्या हो गया, 9 का पावर 2p। तो ये जो होगा, यहाँ ny फॉर्मूला होता है, n यहाँ 2 है, तो 2 इंटू y, 2 इंटू 2 4 ईयर्स, 81 गुना होने में केवल उसको 4 साल लगेंगे। तो इसीलिए प्रॉब्लम में, एग्जाम वगैरह में बच्चे कोई अंदाज पे भी आंसर करने का कोशिश करता है तो गलत कर देता है, क्योंकि कंपाउंडिंग का मतलब समझता नहीं है। तो ये है, ये सब प्रॉब्लम को आप लोग करिए। जैसा कि मैंने बार बार बताया है कि देखिए प्रैक्टिस की है, अदरवाइज ये सब चीजें प्रवचन बन जाती है। अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम लोग भूल जाएंगे। ये सब चीज जितना हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये प्रवचन से अधिक कुछ नहीं होगा, कि कोई बोल रहा है और कोई सुन रहा है, उस समय सुनते समय अच्छा लगा बस, तो बाद में भूल गए। इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर करें, और प्रैक्टिस करने के बाद जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, इतना चीज समझने के बाद आप कोई भी एग्जाम होगा जिसके लिए इंटरेस्ट का रिक्वायरमेंट होगा, या जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं उस सब को आप कर पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस चाहिए, और थोड़ा समय की यहाँ पे कमी है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा तेजी से कर रहे हैं। तो अब आइए हम लोग